हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हम विजन मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैंने मई महीने की संक्षिप्त सुर्खियाँ आपको पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ाई हैं दोस्तों। तो 3-4 टॉपिक हम कुछ कवर कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं उन सभी को कवर करेंगे दोस्तों। और मैं इस लाइन के साथ आपको ये लेक्चर प्रारंभ करना चाहूँगा दोस्तों। क्या लाइन है दोस्तों? स्क्रीन पर दिख रही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आप इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि आपकी जो सफलता है वो डंका बजा दे, वो शोर मचा दे, कि ऐसा शोर मचे जिसको सुनकर सभी के कान फट जाएं दोस्तों और आपकी वाहवाही हो दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारे और लेक्चर बचे हैं, सॉरी लेक्चर नहीं, जो और टॉपिक बचे हैं मंथली मैगजीन के संक्षिप्त सुर्खियों के मई महीने में, है ना। मैं बता दूं कि हम कवर क्या कर रहे थे, संक्षेप में बता दूं। हम विजन मंथली मैगजीन जो 2022 का मई महीना है, उसकी हम पॉलिटी, राज व्यवस्था के सेगमेंट को वीडियो के थ्रू कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने एक आपको, है ना, एक बड़ा टॉपिक पढ़ाया था जो किससे संबंधित था, 7वीं एनिवर्सरी से संबंधित था। उसके बाद हम संक्षिप्त सुर्खियों पर आ गए थे, जिसका रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि बड़े टॉपिक में जो 1-2 टॉपिक रह गया है वो मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको हम बाद में करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि संक्षिप्त सुर्खियों से सीधे सीधे क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हैं। बाकी मेजर यानी बड़े टॉपिक से भी आते हैं, पर संक्षिप्त सुर्खियों से ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसलिए मेरी पहली प्रेफरेंस है कि मैं संक्षिप्त सुर्खियाँ सभी को करा दूँ। मई महीने के बाद हम जाएंगे जून महीने की मैगजीन पर, जिसमें भी हम पॉलिटी का पार्ट देखेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। तो क्या है हमारा पहला टॉपिक? तो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों आज का त्रिवंतपुरम घोषणा, है ना, त्रिवंतपुरम डिक्लेरेशन, जिसमें ये कहा गया है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिवंतपुरम घोषणा है क्या दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे कि, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जो है महिलाओं की हिस्सेदारी की हर क्षेत्र में बात करते हैं, और महिला सशक्तिकरण हमारे जीएस पेपर बनने का एक टॉपिक भी है, समाज वाले सेगमेंट का, सोसाइटी के सेगमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को देखते हुए 1996 से एक बात चल रही है कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है उसमें जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया जाए और उससे संबंधित एक अधिनियम बना दिया जाए। क्योंकि जब कोई बात कानूनी रूप से मान्य हो जाती है तो बाध्यकारी टाइप की हो जाती है, उसको करना ज़रूरी हो जाता है। तो त्रिवंतपुरम घोषणा में यही बात कही गई है कि त्रिवंतपुरम घोषणा के अंतर्गत अत्यधिक समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक जो 1996 से 1996 से जो ये लिखा है, देखो 1996 से लंबित है, उसमें निराशा व्यक्त की गई है। और ये विधेयक जो है किस चीज़ की बात करता है, लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है। यानी कि अगर 100 सीटें हैं टोटल, तो उसमें से 33 सीटें जो हैं महिला चुनाव लड़ेंगी और महिला ही उस पर जीत कर आएंगी, निर्वाचित होंगी। तो केरल में पहला महिला विधायक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसमें त्रिवंतपुरम घोषणा को अपनाया गया है ना, कि त्रिवंतपुरम घोषणा के तहत क्या पता ये कार्यवाही जल्दी हो जाए। तो इसलिए प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में इसको अपनाया गया है। दोस्तों जो भी चीज़ पहली बार होती है वो बहुत प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप ध्यान रखना कि प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, केरल में हुआ है ना, ये सभी को याद रखना है। और जो है उसमें त्रिवंतपुरम घोषणा को अपनाया गया है। और त्रिवंतपुरम घोषणा है क्या, कि 1996 से जो बात चल रही है ना 33% आरक्षण की, उसकी मांग को प्रबल करना। बाकी दोस्तों हम एक चीज़ के पर यहाँ पर एक माइन्यूट सी चीज़ को और डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, वो जो है एक वैश्विक लैंगिक अनुपात, है ना, सॉरी अनुपात नहीं, अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल, यानी जो वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड, सॉरी याद नहीं आ रहा, यानी कि वर्ल्ड जो है, हाँ वर्ल्ड, वर्ल्ड जेंडर इनक्वालिटी जो होती है ना, अंतराल जो डिफरेंस है, यानी विश्व स्तर पर महिलाओं और पुरुषों में विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके का अंतराल देखने को मिलता है, उसके कुछ आयाम सेट करता है विश्व आर्थिक मंच, और प्रत्येक देश को रैंक देता है ना। तो उसी के रिगार्डिंग वैश्विक आर्थिक मंच ने 2021 की रिपोर्ट निकाली है, जिसमें टोटल 156 देश हैं, है ना, ये लिखा है 156 देश हैं, और उसमें से 140वां स्थान है भारत का। तो वो किसकी वजह से है, वो इसी वजह से है कि
महिलाओं की जो है हमारे देश में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है ना। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि जो विगत इलेक्शन बीता है लोकसभा का, उसमें महिलाओं की कितनी सीटें आई हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की ओर। ये टॉपिक कवर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जम्मू और कश्मीर जो 2020 में या 2019 में सॉरी कार्यवाही की गई थी, वहाँ पे जो है हम 2019 में एक बिल लेकर आए थे जिसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, और दो संघ शासित प्रदेश बना दिए गए थे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि 2019 में हम एक बिल लाए थे और जो 2022-20 में शायद पारित हुआ था, है ना। और उसी समय हमने दमन-दीव और दादरा नागर हवेली को भी एक कर दिया था, है ना। और दो नए संघ शासित प्रदेश बना दिए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तभी से जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा ध्वस्त कर दी गई थी, कोई विधानसभा नहीं थी, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो है 6 मार्च 2020 को एक परिसीमन आयोग बनाया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया था दोस्तों? इसमें लिखा है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाया था। उसने रिकमेंडेशन दी है कि जम्मू और कश्मीर में, देखो परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है। परिसीमन आयोग क्या कार्य करता है कि जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में, है ना, सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का कार्य किसका होता है? परिसीमन का होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि परि मतलब दोबारा, और सीमन मतलब कि लिमिटेशन करना कि कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र में बढ़ गई हैं सीटें, है ना, कितनी हो गई हैं। तो ये रंजना प्रकाश देसाई जो क्या हैं, जो पूर्व न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय की, उनकी अध्यक्षता में आयोग बना, परिसीमन आयोग जम्मू और कश्मीर के लिए, है ना। तो उसने ये बात कही है कि 83 से सीटें बढ़ाकर 90 करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है ना। इनका उद्देश्य क्या है कि परिसीमन का उद्देश्य ये होता है कि समान जनसंख्या पर, मतलब जैसे कि 10 लाख, है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए 10 लाख, है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कि 10 लाख पर, है ना, कि 10 लाख पर, जैसे मान लीजिए 10 लाख पर एक कैंडिडेट है एक विधानसभा में, एक विधानसभा मान लीजिए, तो उस दूसरी विधानसभा क्षेत्र में, मतलब उस राज्य की दूसरी विधानसभा में भी 10 लाख पर एक कैंडिडेट होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे कि इस टॉपिक में जो है संविधान के अनुच्छेद से संबंधित बातें क्या कही गई हैं। तो संविधान के अनुच्छेद से एक बात ये कही गई है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है, जिसके तहत परिसीमन आयोग बनाया जाता है। यानी कि जो है प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगी, जिसके तहत परिसीमन आयोग बनाया जाएगा नेशनल लेवल पर। तो अभी तक हम 4 बार जो हैं परिसीमन आयोग बना चुके हैं, 1952, 1963, 1973, 2002 सॉरी, और 2002 में हमने एक 84वां संविधान संशोधन पारित करके ये कह दिया था कि विधानसभा और लोकसभाओं का परिसीमन 2026 तक नहीं किया जाएगा, है ना, उस पर रोक लगा दी गई थी। फिर लेकिन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत ये लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। और 170 जो है अनुच्छेद, वो विधानसभाओं की संरचनाओं से संबंधित है ना। और जो ये परिसीमन आयोग बनता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है, और इनके जो भी प्रस्ताव होते हैं, आदेश होते हैं, उनको कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। कानूनी शक्ति प्राप्त होने का मतलब कि इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो 84वां संविधान संशोधन क्या था? हमने 4 बार नेशनल लेवल पर परिसीमन आयोग बनाया है। अनुच्छेद 170 जो है राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 82 जो है संसद से संबंधित है। परिसीमन आयोग कैसे बनता है, परिसीमन आयोग का कार्य क्या है ना। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग बनाया गया था, उसका काम पूरा हो गया है। उसने कहा है 83 से बढ़ाकर 90 सीटें कर दी जानी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स में आता है इसके रिगार्डिंग, वो आप टिक कर दीजिएगा, है ना। अब दूसरा जो है हमारा, यानी कि आज के लेक्चर का जो तीसरा टॉपिक होने वाला है, वो क्या है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991। उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991,
इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें लिखा है कि 15 अगस्त, है ना, क्या लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले मान लीजिए कि उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य में कोई स्थान है, जैसे कि कैपिटल ही मान लो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में मान लीजिए कोई मंदिर है जहाँ पे हिंदू लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भुवनेश्वर के इलाके में जहाँ पूजा होती थी, अब उसे वर्तमान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं करा जा सकता कि इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर गुरुद्वारा बना दो, मस्जिद बना दो या चर्च बना दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। बट इसमें एक पेज ये है उपासना स्थल अधिनियम में कि ये जो अधिनियम है, ये जो बाबरी मस्जिद और क्या था, राम जन्मभूमि का विवाद था, उस पर लागू नहीं होता है ना, उस पर लागू नहीं होता है। और ये उपासना स्थल क्या करता है कि जो एक धार्मिक संप्रदाय के जो अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसको बचाने का कार्य करता है। बाकी इस टॉपिक में और भी कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, उसमें निम्न स्कोर दिए जाने पर विशेष जो है विरोध प्रकट किया है ना। ये लिखा है कि केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में निम्न स्कोर दिए जाने पर विरोध प्रकट किया है। तो जो ये न्यूज़ है ना, इससे ये क्वेश्चन बन जाता है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि वर्ल्ड वाइड इंडिकेटर्स यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। परंतु जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र सरकार है ना, उसको इससे विरोध है, उसने विरोध प्रकट किया है। तो दोस्तों समझते चलना, अगर छोटा दिख रहा है स्क्रीन पर तो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ हर एक लाइन इसकी। इसमें पहली लाइन में लिखा है कि विश्व बैंक ने वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, जिसको WGI कहते हैं, के विश्लेषण में भारत के स्कोर सभी संकेतकों में उसके समकक्षों के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी कि जो भी वे संकेतक देता है ना, जैसे संकेतक लिखे हैं यहाँ पे 6 आयाम लिखे हैं, अभी पढ़कर देखेंगे क्या है। तो सभी संकेतकों में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, है ना, मतलब उनके समकक्ष और भी जो देश हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम हैं। यह विश्लेषण भारत की जो है सोवरेन रेटिंग के लिए एक प्रमुख आधार है। यानी कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं और ये हमारी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करता है दोस्तों। जब हमारी वर्ल्ड स्तर पर अच्छी छवि जाएगी तभी तो हमारे यहाँ निवेश आएगा, निवेश आएगा तो क्या होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो क्या होगा, रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि हमारी बूस्ट करेगी, अंततः हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी दोस्तों, सभी को काम मिलेगा, फिर आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, तो ये हमारी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की बात है। इसमें लिखा है कि इन डेटा स्रोतों में थिंक टैंक, सर्वेक्षण एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे फ्रीडम हाउस, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आदि शामिल हैं। यानी कि ये डेटा के जो स्रोत हैं उसमें थिंक टैंक है, सर्वेक्षण एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, इत्यादि शामिल हैं। इनके विश्लेषण भारत की सोवरेन रेटिंग को घटा सकते हैं। तो ये जो विश्लेषण किया गया है वो भारत की सोवरेन रेटिंग को क्या कर रहे हैं, घटा सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों न्यूज़। अब हम पढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इंडिकेटर है, वो गवर्नेंस इंडिकेटर है, तो वो है क्या, WGI जिसको बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विश्व बैंक निकालता है। तो जो WGI रिपोर्ट है, वर्ष 1996 से 2020 की अवधि में 200 से अधिक देशों और राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र और व्यवस्थित अभिशासन संकेतकों, है ना, अभिशासन संकेतकों मतलब गवर्नेंस इंडिकेटर्स, जैसे कि किसी देश में गवर्नेंस कैसे चलता है उसके इंडिकेटर्स के बारे में सूचना देती है। और ये इंडिकेटर 6 आयामों पर आधारित होते हैं। इसमें सर्वेक्षण के माध्यम से औद्योगिक और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में उद्यम नागरिक, ये लिखा है उद्यम नागरिक व विशेषज्ञों की सामूहिक राय को शामिल किया जाता है। अब वो इंडिकेटर्स हैं क्या, ये आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। देखो पहला इंडिकेटर क्या है, पहला इंडिकेटर क्या है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब आप देखते चलना और अपने देश की स्थिति बताना। तो भ्रष्टाचार है पहला इंडिकेटर कि उस पर हमारे देश की गवर्नेंस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में कहाँ तक कारगर है या नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे। दूसरा पॉइंट है कि लोगों की आवाज़ और उनके प्रति जवाबदेही,
कि हमारे देश में लोगों की आवाज़ कितनी उठाई जाती है और उसके प्रति सरकार कितनी जवाबदेह है या नहीं है या नहीं है ना, ये मुद्दा है। तीसरा पॉइंट है कि विधि का शासन, यानी कि जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है क्या है, रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता है, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार की प्रभावशीलता क्या है, यानी कि इफ़ेक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि प्रभावशीलता क्या है। चौथा पॉइंट है प्रभावशीलता क्या है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों कि विनियामकीय गुणवत्ता, यानी कि जो भी हमने विनियामकीय क्या बना रखे हैं, निकाय बना रखे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है ना, उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो बताना है। और एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता क्या है और आतंकवाद की अनुपस्थिति है या नहीं है, यानी कि हमारे देश में आतंकवाद पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता यानी कि जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि बार बार इलेक्शन होते हैं, कभी सरकार गिर जाती है, कभी दूसरी सरकार बन जाती है, यानी कि पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है हम। तो पहला पॉइंट है भ्रष्टाचार कितना है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश में जो है आवाज़ उठाई जाती है और सरकार उसके प्रति कितनी जवाबदेही है। तीसरा हमारे देश में विधि का शासन, यानी कि सबसे ऊपर विधि है, सबसे ऊपर कानून है, उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर सरकार कितनी प्रभावी है, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो है विनियामकीय गुणवत्ता, ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे उसमें बताए गए हैं दोस्तों। किसमें, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है ना, उसमें ये पॉइंट सारे बताए गए हैं कि इनके बिहाफ पर हम किसी भी देश को रेटिंग देते हैं। तो जो है भारत ने इसमें इन सारे आयामों पर निम्न स्कोर दिया है। तो हमने अब क्या बात रखी है उसको भी हम बताएंगे कमियों के तौर पर। तो अभी थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा और क्या है दोस्तों, थोड़ा और ये है कि इससे पहले भी कई अन्य रिपोर्टों में भारत की स्थिति को निम्नतर दिखाने पर आपत्ति जताई गई है, यानी कि भारत ने केवल ये वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स पर ही आपत्ति नहीं जताई, और भी कुछ रिपोर्टें हैं। वो क्या हैं कि WHO की कोविड-19 की वजह से मृतकों की संख्या का अनुमान लगाने की पद्धति, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोविड-19 के कारण जो मृतकों की संख्या है ना, उसका अनुमान लगाने की जो पद्धति अपनाई थी, उस पर हमने संख्या पर नहीं जताई थी, कि जो पद्धति तुम अपना रहे हो उस पर आपत्ति जताई थी हमने। दूसरा दूसरा जो वो क्या था, इंडेक्स था या रिपोर्ट थी, वो ये था कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में भारत का स्थान 2014 के 27 से गिरकर 2019 में 51 हो गया था। फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को विश्व के 116 देशों में से 101वां स्थान दिया गया है। 116 में से 101वां स्थान दिया गया है, हमने इस पर भी आपत्ति जताई है। तो 3-4 पॉइंट हो गए। अब हम बताते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो हैं उनमें कमियां क्या होती हैं, है ना, मतलब भारत का स्टैंड क्या है, कि भारत क्यों विरोध कर रहा है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये दोस्तों मेंस का ही टॉपिक समझिए। कोई कोई प्री में क्या पूछता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारत के उसमें कौन सा स्थान है, इत्यादि इत्यादि। या इन आयाम में से कुछ पूछ लेगा 1-2 पॉइंट। बाकी अब भारत की कमियां भी देख लो, सॉरी भारत की कमी नहीं, कि भारत का स्टैंड क्या है और इन रिपोर्ट में कमी क्या है। तो क्या कमी है कि रैंकिंग की पद्धति में किसी एक विशेष संकेतक को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जैसे कि ये 6 संकेतक हैं, अब ये ऐसे संकेतक लिए गए हैं जिनमें भारत पिछड़ रहा होगा, है ना, ऐसे संकेतक लेने चाहिए जिसमें भारत अग्रणी हो, आगे बढ़े। तो ऐसे संकेतक लेते हैं जो विशेष संकेतक को अधिक महत्व देते हैं, किसी एक विशेष संकेतक को। दूसरा कि अनुचित सांख्यिकी गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है, मतलब जो है अनुचित सांख्यिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है इसमें। तीसरा कमी क्या है कि महत्वपूर्ण इनपुट को शामिल किए बिना किसी देश के पिछले प्रदर्शन से तुलना की जाती है, यानी कि किसी देश का पिछला प्रदर्शन क्या था उससे ही तुलना करके रिकॉर्ड बना दिया जाता है। चौथा पॉइंट है कि अन्य वस्तुनिष्ठ घटकों को मापने के लिए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अन्य यानी कि एक व्यक्ति परख का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने एक देश को क्या है ध्यान में रख लिया और उसी के बिहाफ पर हमने सारे जो है पॉइंट को मेजर कर लिया। तो ये इस तरीके का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, भारत का स्टैंड ये है। तो आई होप ये टॉपिक मैंने बहुत विस्तार से समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक और मई महीने की संक्षिप्त सुर्खियों का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसी के साथ मई महीने की पूरी मैगजीन मैंने आपको कवर करा दी है।
जो 1-2 मेजर टॉपिक बचे हैं वो हम बाद में कर लेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि वो मेंस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये हेडिंग है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 आया है। अब ये निकालता कौन है? तो इसका प्रकाशन एक गैर लाभकारी संगठन करता है, यानी कि नॉन बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसका नाम है विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, है ना। इसका प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करते हैं, है ना, किसका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का। ये मैं आपको बार बार बोलकर इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस चीज़ का प्रकाशन कौन करता है। अब ये सूचकांक है किस बारे में, ये मुद्दा है ना। तो है किस बारे में कि यह सूचकांक प्रत्येक देश में पत्रकारों, समाचार संगठनों और नेटिजन्स की स्वतंत्रता की सीमा को रेखांकित करता है। यानी कि किसी भी देश में जो समाचार संगठन हैं, यानी कि समाचार को छापने वाले जो लोग हैं उनका एक संगठन होता है, पत्रकार होते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता की क्या सीमा है, मतलब कि कहाँ तक उनकी स्वतंत्रता दी गई है उन्हें। फिर बात करता है कि साथ ही ऐसी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए सरकार किस तरीके के प्रयास करती है। यानी दो बातें हैं कि एक तो पत्रकार की स्वतंत्रता की सीमा क्या है, मतलब कहाँ तक स्वतंत्रता दी गई है, और उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरकार किस तरीके के प्रयास करती है। तो ये क्या करता है, इसमें रैंकिंग 0 से लेकर 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है। मतलब जैसे रन होते हैं ना, तो किसी को 0 दिए जाएंगे, किसी को 100 दिए जाएंगे, इस तरीके की रैंकिंग पर आधारित होता है। इसमें 100 को सर्वोत्तम संभव स्कोर, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का उच्चतम स्थान है उस देश में। जिसको 100 मिल गया भाई साहब, तो उसको क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता का उच्चतम स्थान होगा उसको। और जो 0 होगा दोस्तों, 0 को खराब माना जाता है, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन तो 0 ही होता है। यानी कि मान लीजिए कोई बल्लेबाज जो है 0 पर आउट हो गया तो हम कहेंगे डक पर आउट हो गया, खेलना नहीं आता। लेकिन जिसने शतक मार दिया तो हम कहेंगे काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करा है। ऐसी इसी रिपोर्ट का हाल है। तो मूल्यांकन मानदंड जो है उसमें 5 संकेतक शामिल हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन कौन से संकेतक हैं। एक तो राजनीतिक संदर्भ हो जाता है ना, कानूनी ढांचा हो जाता है, आर्थिक संदर्भ हो जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो जाता है, और सुरक्षा संदर्भ हो जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि हम की पॉइंट नहीं पढ़ते गवर्नेंस में कि इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, सोसाइटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इस तरीके का हम इफेक्ट पढ़ते हैं ना। तो इकोनॉमिक संदर्भ है इसका, पॉलिटिकल है, सोसाइटिकल है, कल्चरल है, इन्वायरमेंटल नहीं है। और उसकी जगह पर क्या है कि कानूनी ढांचा, मतलब कि लीगल स्टेटस, और सुरक्षा, सिक्योरिटी, है ना। 5 तरह के मानदंड देखता है कि आर्थिक संदर्भ क्या है, पॉलिटिकल क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक क्या है, लीगल क्या है, और सिक्योरिटी क्या है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो वर्ष 2022 के सूचकांक में जो है भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। 180 देशों में से 150वें स्थान पर है भारत। पिछले वर्ष भारत का जो इसमें रैंक थी वो 142वीं थी, यानी कि भारत 142वें स्थान पर था पिछले वर्ष। अब हम क्या कर गए हैं, हमारा स्थान बढ़ गया है, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है मीडिया के क्षेत्र में। तो हम 142 से 150वें स्थान पर आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है मई महीने की जो मैगज़ीन है वो इसी वीडियो के साथ समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपके लेकर आऊँगा जून की। उसमें हम देखेंगे पॉलिटी के क्षेत्र में, यानी राज्य व्यवस्था का आकलन करेंगे। राज्य व्यवस्था के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट की दृष्टि से, है ना। स्टैटिक पार्ट भी हम इसके साथ करते जाते हैं, जो भी होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा नया चैनल है ना, आप इसको सपोर्ट दीजिए। और एक विशेष तरह का कंटेंट आपको इसमें दिया जा रहा है दोस्तों, और काफ़ी बेनिफिशियल है 2023 के लिए। 2023 में जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे, है ना, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरी सीरीज के साथ। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।